हेलो गाइस, हेलो भाई, कैसे हो सब लोग भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। कैसे हो सब लोग, नमस्ते, केम चो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम राचो, कैसा क्या है, राम राम गाइस। कैसे हो सब, आई होप सब बढ़िया होगे, और नहीं होगे तो हो जाओगे, टेंशन मत लो भाई, सब मस्त होगा भाई, ठीक है। कुछ मस्त नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है। और बताओ बाकी सब बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा भाई लाइफ में, ठीक है, चिल है सब। और नहीं हो यार, स्ट्रेस मत लिया करो, इतना इजी क्लास है, आराम से निकालेंगे, चिल करके निकालेंगे, ठीक है। तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। पहला अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, देखो अपना 16 जुलाई हो गया एंड वी हैव टू आज स्टडी बिजनेस स्टडीज, ठीक है। बिजनेस स्टडीज पढ़नी थी हम लोगों को। हाँ, तो हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे एंड अगेन मैं पहले ही बोल दूँ, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत शोर भी आया तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि घर में लोग आ रखे हैं, ठीक है। आया तो आया, वैसे नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है। मैं तो आइसोलेटेड कमरे में पढ़ाता हूँ, बट स्टिल जो माइक है वो ऐसा नहीं करता, फिल्टर नहीं करता, ठीक है। तो फिर आ सकता है थोड़ा, ठीक है। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो, ठीक है। बिजनेस पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने एक पार्ट लिया, दो पार्ट ले लिया। पहले में हम लोगों ने डिसीजंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, शायद से ये पहला पार्ट है, हाँ ठीक है। फिर दूसरे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर मेरे को याद हो गया, तो दूसरे में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। और मैंने बोला था कि थर्ड लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, या इसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। तो इसको पढ़ने आज हम लोग बस सिर्फ इकलौता फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये बोर्ड्स में आए तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। वैसे यूजुअली आता नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट अगर ये आ गया तो बढ़िया आ सकता है। मतलब 6 नंबर में अगर तुम्हें क्वेश्चन टारगेट करना है ना पार्ट बी से, तो ये बहुत सॉलिड चीज है जिससे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा, मतलब वैसे मैंने आज तक आता हुआ नहीं देखा, मैं सच बोलूंगा, मैंने बहुत साल के बोर्ड्स पेपर पहले भी सॉल्व करे थे, और तुम लोग को बता दूं कभी आते हुए नहीं देखा, बट इफ कभी बनूंगा बोर्ड्स वाले को तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, ठीक है। हाँ, देखा मैंने कहा था थोड़ा सा शोर आ सकता है, बट आई एम सॉरी, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम लोग को आज टॉपिक होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जब हम लोग ना अपनी कंपनी का बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कि कैपिटल मतलब कैसी, कैपिटल मतलब तुम्हें पता है फंड्स, ठीक है। फंड्स मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फंड्स कहाँ से रेज करेंगे, डेट से करेंगे, इक्विटी से करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी, मतलब कितना डेट और उसके रेशियो में कितना इक्विटी हम लोगों ने रेज किया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डेट बाय इक्विटी, ठीक है। डेट आपको पता है क्या होता है, हमारी तरीके से डेट जो होती है हमारी एक तरीके से बोरिंग्स होती है एक तरीके से, ठीक है, जो हम लोग बोरोड फंड से रेज करते हैं, और इसके लिए हम लोग को रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चाहे हमको प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। डेट हमारा थोड़ा सा रिस्की सोर्स ऑफ फंड होता है, बट डेट आपको पता है टैक्स पेमेंट बचाता है, ठीक है। मतलब हमारा जो टैक्स हम लोग पे करते हैं ना, वो उससे कम कर देता है, ठीक है। तो अब वो लोग आप बाद में समझोगे, अभी जब मैं फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझोगे कैसे वो टैक्स को बचाता है, ठीक है। डेट हमेशा टैक्स हमारा बचाता है, और डेट हमेशा सस्ता भी होता है, ठीक है, इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। इक्विटी आप लोग को पता है अपना ओनर्स फंड, मतलब हम लोग ओनर लोगों से रेस करते हैं, शेयर होल्डर से बेसिकली, इससे हम पैसा लेते हैं, बट ये हमारे को कम रिस्की देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो हमें इसका पेमेंट नहीं करना होता। इसका पेमेंट हम तभी करते हैं जब हमारे पास एक सरप्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, तभी हम करते हैं, हमें जरूरी नहीं है पेमेंट करना बेसिकली, ठीक है। और सेकेंडली इक्विटी जो हमारा होता है बहुत महंगा होता है, और इससे टैक्स भी बढ़ता है हम लोग का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डेट एंड इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कितना डेट है और उसके रेशियो में कितना इक्विटी है हमारी अपनी कंपनी में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एंड इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। सेकंड आ जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। देखो फाइनेंशियल लेवरेज जो टॉपिक है ना, फाइनेंशियल लेवरेज की अगर तुम वो पूछोगे, बेसिकली यही फॉर्मूला पूछोगे तो सेम ही फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब आप कहोगे भैया फिर अलग क्या है। देखो फाइनेंशियल लेवरेज ये समझाता है बेसिकली कि डेट का क्या रोल है। फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कि अगर आप अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा डेट रखोगे, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप कंपनी में डेट से रेज करोगे फंड, तो आपका ना टैक्स बचेगा, ठीक है। ऑल्सो देखो हम लोग को तुम्हें पता है मेन रोल क्या है हमारा, मेन जो वो है अपना ऑब्जेक्टिव है इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब अर्निंग पर शेयर, हर शेयर की वैल्यू हम लोग को अर्निंग बढ़ानी है, ठीक है। वो कैसे होगी, वो लोग कहते हैं कि अगर आप डेट लोगे ना तो टैक्स आपको ज्यादा कम पे करना पड़ेगा, इससे क्या होगा आप शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा दे सकते हो, तो इससे आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। बट इसके लिए भी कुछ वो है, ठीक है, कुछ बेसिकली इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। डेट हमेशा काम नहीं आएगा हम लोग को, ठीक है। डेट हमारे पास तब काम आएगा जब हमारी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मान लो हम लोगों ने हमारा इन्वेस्टमेंट का मतलब हम लोग इतना समझो कि हम लोगों ने जो इंटरेस्ट पे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम लोग को जो डेट पे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। मान लो कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो है 12%, ठीक है, ठीक है। 12% हमारा इंटरेस्ट पे करना है हमें, ROI, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मान लो 15% है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप लोग 12% पे भी कर दोगे और आपके पास 3% बच भी जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लेवरेज जो टॉपिक है वो क्या बताता है, देखो दो चीजें बताता है। पहला कहता है डेट आपका टैक्स बचाएगा, बट बचाएगा तब जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मान लो आपको अपने जेब से 15% इंटरेस्ट पे करना है या फिर 12% इंटरेस्ट पे करना है, बट आपको जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है वो सिर्फ 10% का आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो उल्टा आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर बेसिकली डेट आपका एक तरीके से टैक्स तब सेव करता है, वो एक चीप सोर्स है, बट टैक्स तभी सेव करेगा जब आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। इसे समझने
समझने के लिए हमने दो केसेस लिए हैं, ठीक है। ये पहला केस है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इस मतलब इस केस में हम लोग को बेनिफिट करना चाहिए ज्यादा डेट। तो हमारी बेसिकली तीन कंपनी में हम लोगों ने कंपनी के तीन स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक सिचुएशन 1, एक सिचुएशन 2 और 3, ठीक है। 1 में हम लोगों ने टोटल कैपिटल लिया 50 लाख की, सेकंड में भी 50 लाख की, थर्ड में भी 50 लाख की, ठीक है। बट फर्स्ट में आप देखोगे सारी की सारी कैपिटल जो है वो इक्विटी से रेज करी गई है, डेट से कुछ भी नहीं लिया गया, ठीक है। सेकंड कंपनी में हम लोगों ने थोड़ा डेट रखा है, मतलब 40 लाख की इक्विटी एंड 10 लाख का डेट। थर्ड कंपनी में हम लोगों ने और ज्यादा डेट रखा है, ठीक है। इसका मतलब 30 लाख की इक्विटी एंड 20 लाख का डेट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैंने बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो ज्यादा डेट मतलब ज्यादा बेनिफिट, मतलब इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा होना चाहिए इन दोनों से, ठीक है। और इसका ज्यादा होना चाहिए इससे, ठीक है। अब इसको एनालाइज करेंगे कैसे। अब हम लोग को अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है। अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद हम लोग टैक्स पे करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा अर्निंग पर शेयर निकलेगा, ठीक है। और हमारी देखो तीनों में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स 70 लाख है, ठीक है। 7 लाख है। एंड जो हमारा टैक्स रेट है, मतलब जो हमें पैसों पे टैक्स देना है बेसिकली उसका 30% है, और जो इंटरेस्ट देना है हम लोग को डिवेंचर पे वो है 10%, ठीक है। तो अब तीन सिचुएशन लिए हम, तीन कंपनी है, 1 2 3, ठीक है। अब कंपनी एक ही है, मतलब तीन सिचुएशन है, ठीक है। हम सॉरी वीडियो रुक गई थी, बट आज रेगुलर की तरह नहीं हुआ, मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया। आज मैंने ऑडियो तेज रखी थी फोन की, तो मुझे पता चल गया वीडियो रुक गई है, ठीक है। तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। वरना मैं जब पूरा पढ़ा देता था फिर वीडियो रुक जाती थी, तो मेरे को फिर से पूरा पढ़ाना पड़ता था, ठीक है। मेहनत वेस्ट नहीं होगी उतनी, ठीक है। तो वी आर ऑन EBIT। देखा तीनों कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स है 7 लाख 7 लाख 7 लाख। अब आपको पता है एक कंपनी टैक्स तब पे करती है, मतलब एक कंपनी को सबसे पहले जो अपने आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उनका अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी हमेशा डेट पे करेगी, मतलब अपना इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो अपना इंटरेस्ट माइनस होगा, देखो इसमें तो डिवेंचर है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट माइनस होगा ही नहीं, इसमें डिवेंचर है, डिवेंचर का देखो इंटरेस्ट ऑन डेट मतलब हमें 10 लाख पे करना है, और हमारा डेट डिवेंचर है कितने के 10 लाख के, ठीक है। डेट हमारा 10 लाख का है, उस पर हमें 10% पे करना है। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो हमने 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब 10% 20 लाख का कितना हुआ 2 लाख रुपए, तो हमने 2 लाख माइनस कर दिया। आप कहोगे भैया ये तो अमाउंट ही कम हो गया, इनको कैसे ज्यादा मिल रहा है, अभी समझो तो अब बात, ठीक है। अब EBT में से हमको टैक्स देना है। टैक्स देखो हम लोग अपने जो बच्चों को अमाउंट होगा इंटरेस्ट पे करने के बाद उस पर हमें टैक्स देना होता है, ठीक है। तो टैक्स हमने 30% का दिया, मान लो अपना पहले केस में तो शायद ऐसा 12 लाख पर टैक्स देना नहीं होता, 12 लाख तक के अमाउंट में, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है जो भी सीन है, ठीक है। बट ये तो कंपनी का केस है, ठीक। सो अभी 30% टैक्स देना है हम लोग को इस अमाउंट में। 7 लाख का हमने 30% का टैक्स दिया, ठीक है। तो कितना हुआ 2,10,000 का टैक्स। इधर हमने टैक्स दिया 1,80,000 का, इधर हमने टैक्स दिया 1.5 लाख का। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि जो डेट होता है ना वो कंपनी का टैक्स बचाता है। अब आप सोचो अगर आप ऐसे केस में रहते तो आप लोग को 2,10,000 का टैक्स सरकार को पे करना पड़ता, बट आप इस सिचुएशन में देखो 1,80,000 पे कर रहे हो, और इसमें तो सिर्फ 1.5 लाख पे कर रहे हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा डेट उतना ज्यादा वो टैक्स सेव करेगा, बट वो बेनिफिट तभी देगा जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, ठीक है। वो भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फिर आपने ये भी पे कर दिया, अब आपका आ गया EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद आपकी अर्निंग आई है 4,90,000, इसकी आई है 4,20,000, और इसकी आई है देखो माइनस करने के बाद 3.5 लाख, ठीक है। अब ये जो आप पैसा आपके पास बचा वो आप शेयर होल्डर्स में बांटोगे, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स कितने हैं इस कंपनी में, तो देखो 5 लाख शेयर होल्डर होंगे, इसमें 4 लाख इंटू 10 मतलब 4 लाख शेयर होल्डर है, इसमें 3 लाख शेयर होल्डर है, ठीक है। अब ये जो भी आपका अमाउंट आया था 4 लाख, ठीक है। अब इसको आप 5 लाख लोगों में बांटोगे, ठीक है। 5 लाख आपके शेयर होल्डर उनमें बांटोगे तो अर्निंग पर शेयर कितनी हुई 0.98, ठीक है। बट अगर आप 4,20,000 इसमें आपकी अर्निंग देखो 4,20,000 बची थी, और आपके शेयर होल्डर इसमें 4 लाख थे, ठीक है। तो आपने 4 लाख से डिवाइड किया तो इसका अर्निंग पर शेयर आया 1.05, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखोगे इसको और ज्यादा डेट है तो इसका अमाउंट है 3.5 लाख, और ये बटा कितने सिर्फ 3 लाख लोग में, क्योंकि 3 लाख लोग ही हमारे शेयर होल्डर है, ठीक है। तो इसका कितना आया 1.16। तो आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने क्या हो रहा था स्टार्टिंग में कि हमारा भाई जब भी हमारा एक तो डेट जो है टैक्स सेविंग एक तो है हमारा, ठीक है। टैक्स सेविंग है हमारा, एक तरीके से रेट बचाता है हमारा टैक्स। सेकेंडली वो तब अर्निंग पर शेयर भी बढ़ाता है जब कंपनी का रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अब इस कंपनी का क्या था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा था, वो भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। और तब आपने देखा कि देखो सिचुएशन 1 में जब डेट था ही नहीं तो कितना कम अर्निंग पर शेयर है, इसमें थोड़ा डेट था तो इसमें अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, इसमें और ज्यादा डेट था तो इसमें और ज्यादा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज जो समझाना चाहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंस मजा आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अगर कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो अगर आप लोग को इसमें पता करना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है, ठीक है। तो आपने देखा आपकी जो कैपिटल थी वो 50 लाख की थी, देखो इसका प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का, इसका होता है EBIT अपॉन अपना टोटल कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। EBIT अपॉन टोटल कैपिटल, जैसे तो टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। टोटल कैपिटल नहीं बोलो, हाँ कैपिटल बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, ठीक है। अब EBIT देखो हमारा कितना था 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख, ठीक है, अपॉन 50 लाख
इंटू 100, ठीक है। दिस इज आवर EBIT, 7 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100। 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो, 4 से 4 0 कट, तो ये आ जाएगा आई गेस 14%, ठीक है। 14% आएगा। 14 से 70 होता है ना, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ। दिस इज 14%, यस। और आपका जो टैक्स मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट, मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है वो है 10%। तो क्या ज्यादा है इसमें? इसमें भैया ज्यादा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेनिफिट हुआ, अर्निंग पर शेयर बढ़ा ज्यादा रेट के साथ, ठीक है। समझे समझे। अब सिचुएशन सेकंड लेते हैं, जब हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर दें फटफट से, क्या ही करें। देखो क्या क्या चीज़ें इसमें सेम। देखो मैं सिचुएशन 2 का मैं निकाल ले रहा हूँ पहले, तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि सेम ही रहने वाली है, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ अर्निंग बिफोर EBIT चेंज हो जाएगा इसमें सिर्फ, ठीक है। इसमें टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी EBIT चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी EBIT चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो सभी रब कर दो। मेरा निकल गया, ठीक है। सॉरी चल, अरे ये स्टिक क्यों नहीं हो रहा है इस पे? इसकी आई गेस वो खत्म हो गई है चिपकन, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई नाइस। एक तो ये पता है बोर्ड्स इससे गंदा हो चुका है मार्कर, मेरे को एक नया मार्कर लेना है। तभी पता है मैं कपड़े से साफ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, साफ तो होता था एटलीस्ट। चल ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। दिस इज आवर सिचुएशन सेकंड केस, ठीक है। और इसका पहली बार का स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं लिया तो थोड़ा सा वीडियो बैक करो, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ठीक है। बाकी बुक में भी एज इट इज लिखा है, सारे सेम टर्म्स है, बुक से भी पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस इज व्हेन, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is smaller than basically या lower than rate of interest, ठीक है। ओके लेट्स ओके ठीक है, यस ओके कूल सब। अब बस हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चेंज हो गई है, जो है 3 लाख रुपए। नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 3 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज पहले और कैलकुलेट करवा देता हूँ कि अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। मैंने पहले बोला EBIT, ठीक है, अपॉन कैपिटल इनटू 100, ठीक है। इसको कट कर दो, 4 0 4, तो मतलब ये 6% आया, ठीक है। 6% इज आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और तुम लोग देखोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना अभी भी 10% ही है, ठीक है। तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, जैसा मैंने समझाया। इसके हिसाब से इस केस में क्या होना चाहिए, अगर ज्यादा अपना ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अपन को और नुकसान होगा, जो अर्निंग पर शेयर है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। सिमिलर है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। EBIT लेंगे सबसे पहले, तो 3 लाख EBIT है सब में, 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें पता है पहले तो इंटरेस्ट ही कट जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है इसमें ओके 50 लाख कैपिटल ही थी, ठीक है। तो उसमें 10 लाख की कैपिटल अगर कोई भी नहीं है तो इसमें इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो 0 कर लो, ठीक है। इसमें देखो अपना EBIT का इसमें 10% आएगा, 10 लाख कम है, मतलब 1 लाख रुपये तो सीधा कम हो गया, ठीक है। और इसमें कितना हो गया, इसमें 2 लाख रुपये सीधा कम हो गया, तो इसमें तो बचा ही नहीं कुछ, है ना। यस चल ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपये।
नो डाउट ये टैक्स अभी भी सेव करेगा, बट ओवरऑल तो कंपनी को नुकसान देगा। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स सेव करना तो नहीं है ना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग पर शेयर बढ़ाना, मतलब मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये है 2 लाख रुपए और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और अपना टैक्स माइनस करना है इसको से। टैक्स 3 लाख है, टैक्स कितना हो जाएगा देखो, 3 लाख का 30% विल बी 90,000 रुपए। देखो नो डाउट ये टैक्स अभी भी बचा रहा होगा। ठीक है, इधर टैक्स जो आएगा इधर आएगा 60,000 रुपए और जो इधर टैक्स आएगा वो आएगा 30,000 रुपए। ठीक है, तो नो डाउट ये टैक्स अभी भी सेव कर रहा है, बट ओवरऑल बेनिफिट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब अपना अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा 2,10,000 रुपए, 1,40,000 रुपए एंड 70,000 रुपए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो बेसिकली 2,10,000 रुपए को 5 लाख से, ठीक है, ये है 1,40,000, इसको 5 लाख से, इसको 5 लाख से, इसको 4 लाख से। नेक्स्ट विल बी 70,000, इसको 3 लाख से। ठीक है, तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ये आ जाएगा 0.405 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 0.42, ओके 0.42। ठीक है, देन आ जाएगा 0.35 एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया। अब ये नुकसान दे रहा है हमको। एंड लास्ट आ जाएगा 0.23। तो मैंने क्या बोला, तो हम लोग को क्या समझ आया एक चीज, कि जब भी फाइनेंशियल लेवरेज, हमको बस इकलौती चीज ये समझाना चाहता है कि डेट आपका टैक्स सेविंग है एक तरीके से। ठीक है, टैक्स सेविंग कैपिटल है हमारा, टैक्स सेविंग है हमारा। ठीक है, मानते हैं हम लोग, इधर भी हमारा टैक्स सेव हो रहा है। बट ओवरऑल हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि अर्निंग पर शेयर, मतलब मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो तभी बढ़ेगी जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है ना, तो हमारी कंपनी को इवेंचुअली और ज्यादा लॉस हो जाएगा, जैसे इस केस में होगा। और पहले केस में, क्योंकि इधर देखो 6% था रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड 10% वाज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कम था, मतलब जो जा रहा था बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले वाले केस में क्या पढ़ा, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था तो हम लोग को कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा था, टैक्स भी बच रहा था और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यही समझाता है कि डेट आप तब यूज करो जब आपके पास एक तो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो। ठीक है, जैसे इतना ही समझाना चाहता है ये चैप्टर, और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। इस चैप्टर में नहीं, वैसे चैप्टर नहीं, टॉपिक में। ठीक है, अब इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। देखो अगले में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की वो पढ़ेंगे, बेसिकली क्या बोलते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के। हम लोग डेट और इक्विटी क्या सोच के लें। ठीक है, ये सब और पहले भी पढ़ रखा है, आगे भी पढ़ेंगे। एंड एक क्लास और लेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखेंगे। ठीक है, मैं रेगुलर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स की वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी तुम चेक कर सकते हो। और मैं टेलीग्राम पे इन सब चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स डालता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी इतने रखेंगे आज की वीडियो में। इफ यू लाइक माय कंटेंट, डू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक और जो भी बजाओ कर देना। ठीक है, मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।